Good morning, everyone. Welcome to Ace Mind. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. चलिए जान लेते हैं आज डेट क्या है. आज है 29. ठीक है, 29 जैन आज है. हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से इस पर बात करेंगे. चलिए, जो न्यू व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो आप लोग मुझे आई एस पॉइंट के चैनल को फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा. चलिए बात करते हैं. और हाँ, देखिए, आप लोगों की मैंने कमेंट देखी तो डैट्स मीन कि मुझे लग रहा है कि वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो को मैंने स्किप की नहीं देख रहे हैं. और प्लस आप ना तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं. कमेंट करते हैं ना तो मुझे इतना पता चल जाता है कि हाँ, आप मेरी वीडियो को क्लास डेली अटेंड करते हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. प्लीज़ कमेंट करके थोड़ा मुझे हिंट देते रहिए कि हाँ, आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं. चलिए बात कर लेते हैं. वो आपकी मर्ज़ी है कि आप देखें या नहीं. बाकी का मैं आप पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से नॉलेज देने की. देखिए, फर्स्ट न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरी ने क्या है, वो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं. इस डिटेल्स को हम न्यूज़ को डिटेल्स में जाने तो हमें पता चलेगा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने डॉक्टर वी अनंत को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है. इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है. पैकॉल मंत्रालय इस नियुक्ति से पहले नागेश्वरन के लेखक, शिक्षक और सलाहकार के तौर पर काम किया है. उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूल व प्रबंधन संस्थाओं में पढ़ाया है. देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर बी अनंत हैं तो वो इस टाइम पे क्या चुना गया है, उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार उन्हें चुना गया है, नियुक्त किया गया है. उससे पहले भी उन्होंने वो भारत और सिंगापुर में कई जो बिजनेस स्कूलों हैं प्रबंधन के लिए संस्थानों में पढ़ाया है. इतना थोड़ा बहुत नॉलेज, जो जनरल नॉलेज होती है वो आप लोगों को होनी चाहिए, तो आप इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए बात करते हैं हम लोग सेकंड न्यूज़ के बारे में. यहाँ पे सेकंड न्यूज़ में आपको बताया गया है कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए भारत के साथ साइन की 2,780 करोड़ की डील. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए, आप इसको नोट कर लेना. और साथ ही आपको पता होना चाहिए इतना कि जो फिलीपींस की अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए भारत के साथ शुक्रवार को, ठीक है, 37.5 करोड़ करीबन आपका हो गया कि 2,780 करोड़ के सौदे को लेके अनुबंध के हस्ताक्षर किए. दरअसल जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है. गौरव तलब है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की फिलीपींस सरकार के तट आधारित एंटीशिप मिसाइलों की आपूर्ति का प्रस्ताव भेजा था. देखिए, ये न्यूज़ आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं इस न्यूज़ के बारे में. जहाँ पे आपने फर्स्ट न्यूज़ को नोट किया था उसी के नीचे आप इस न्यूज़ को लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और डेली जो भी अपडेट आते हैं इसके 1 वीक आफ्टर 1 वीक या फिर जब भी इसका न्यू अपडेट आता है वो मैं आप तक लेके आती हूँ. आपको इसके बारे में नॉलेज अच्छा होना चाहिए. जिसने मेरी लास्ट वीडियो को बिना स्किप किए वो लोग क्लास अटेंड करते हैं, आपको ये न्यूज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा. देखिए, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी खरीद के लिए भारत के साथ साइन की गई है 2,780 करोड़ की डील. ठीक है, कब की गई है? भारत के साथ शुक्रवार को ये डील की गई है और इसके लेके हस्ताक्षर किए गए हैं सौदे को लेकर के. और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पहला विदेशी ऑर्डर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में. चलिए बात करते हैं हम लोग सेकेंड न्यूज़ के बारे में कि भारतीय एयरटेल में 7,500 करोड़ तक का निवेश करेगी गूगल, खरीदेगी 1.28 हिस्सेदारी. देखिए, यहाँ पे बात की गई है आपसे कि जो भारतीय एयरटेल है उसमें निवेश कौन करेगा? गूगल करेगा. कितना करेगा? 7,500, ठीक है, 7,500 करोड़ का निवेश वो करेगी गूगल. खरीदारी उसमें कितनी होगी, उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? 1.28%. भारतीय एयरटेल ने घोषणा की कि गूगल अपने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड से कंपनी में 1 अरब
1 अरब तक का निवेश करेगी। इस डील में भारतीय एयरटेल में कितनी हिस्सेदारी होगी? 1.28 हिस्सेदारी होगी। खरीदने के लिए 70 करोड़ का निवेश और विभिन्न कॉमर्शियल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए 30 करोड़ तक का निवेश करना शामिल होगा। सो देखिए न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको नोट कर लेना कि जो एयरटेल है तो एयरटेल में कितना निवेश करेगा गूगल। मैंने आपको बताया था 7500 करोड़ उसमें निवेश करेगा और उसकी जो खरीदारी जो हिस्सेदारी होगी वो कितनी होगी? 1.28% होगी। सो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से याद रख लेना है कि खरीदने के लिए उसने 70 करोड़ का निवेश और विभिन्न कॉमर्शियल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए 30 करोड़ तक का निवेश करना शामिल इसमें होगा। सो चलिए, होप आपको समझ आ गया होगा ये न्यूज़। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ में आपको बताया गया है कि इंदौर बनेगा देश का स्टार्टअप कैपिटल, ग्लोबल स्टार्टअप। सो इसमें क्या होगा कि समिट भी होगा और आयोजन जो सीएम है, ठीक है, सीएम शिवराज, तो इसके बारे में हम लोग बात करें डिटेल्स में तो हमें पता चलेगा कि गणतंत्र दिवस पे इंदौर में स्टार्टअप की शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने युवाओं और आह्वान करते हुए कहा था कि इंदौर को देश का स्टार्टअप कैपिटल बनाया जाएगा। स्टार्टअप के लिए वित्तीय मदद एवं बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू कर सके। और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उद्यमियों द्वारा आयोजित स्टार्टअप इंदौर के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। सो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो इंदौर है वो स्टार्टअप कैपिटल बनेगा। और ये किसने कहा है? जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी। सो उन्होंने युवाओं को आगे आह्वान करते हुए कहा है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। पीएम मोदी जी ने एनसीसी को किया संबोधित, मिला गार्ड फॉर ऑनर। सो देखिए इसमें बताया गया है कि पीएम मोदी जी ने दिल्ली के जो करियप्पा ग्राउंड है उसमें राष्ट्रीय कैडर के कोल की रैली को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी जी कार्यक्रम के लिए करियप्पा ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने पीएम मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने मार्च पास्ट में निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में हर साल 28 जनवरी को एनसीसी कैडेट्स द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सो देखिए ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं सो करियप्पा ग्राउंड में वो पहुँचे थे और उन्होंने राष्ट्रीय कैडर कोर रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के लिए वो उस ग्राउंड में पहुंचे थे जहां पे हर साल 28 जनवरी को एनसीसी कैडर्स द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सो ये हर साल की तरह होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छे से आप लोगों को नॉलेज होगी। अगर किसी को नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं स्पेशली उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी कि बजट क्या होता है, कैसे पेश किया जाता है। सो फुल नॉलेज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता देना कि आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट है कि आपको वीडियो, आपको नहीं नॉलेज है इतनी ज़्यादा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अलग से रेडी कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं सो 1 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश करेंगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगा। संसदों और जनता तक बजट दस्तावेज निर्बाध पहुंचने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। मोबाइल ऐप के माध्यम से केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेज पूरी तरह देखे जा सकते हैं। इसमें बजट भाषण, बजट और अनुदान मांगों के लिए सामान्य रूप से प्रचलित वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल है। यह मोबाइल ऐप एंड्रॉइड एवं iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इस ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल, इसकी जो वेबसाइट दी गई है www.com,
indiabudget.com इन, तो आप इस पे कर सकते हो। इस पे जो बजट है वो डाउनलोड किया जा सकता है। सो देखिए, आपको पता होगा कि हमारा जो बजट होता है वो पेश किया जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर पेपरलेस बजट पेश किया गया था, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगी। तो जब भी बजट को पेश किया जाता है उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। बजट को मोबाइल ऐप पे देखा जा सकता है। अगर आप इस पे करेंगे कि www.com indiabudget.government इन, तो इस पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वेब पोर्टल जो आपको यहाँ दिया गया है केंद्रीय बजट के, से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके लिए आपको अपडेट रहना होगा। चलिए बात करते हैं कि एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पहली बार वर्ष 2021 और 22 का पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया गया था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर दैट्स मीन कि 2021 और 2022 21 और 22 का जो बजट आया था लास्ट ईयर, तो आपको बताया गया था कि वो पेपरलेस बजट है, और वैसा फर्स्ट टाइम बजट पेपरलेस पेश किया गया था। ठीक है, 2021 और 22 का। सो ये आपको पता होना चाहिए, और इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। सो चलिए, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। बाकी का बताते हैं हम आपको कि जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें क्या बताती है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने मेंढक के कटे हुए पैर को दोबारा किया विकसित। सो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये यहाँ पे कि अमेरिकी शोधकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 5 दवाओं के मिक्सचर से मेंढक के कटे हुए पैर को सफलतापूर्वक दोबारा विकसित किया है। ये अफ्रीकी मेंढक नेचुरल तरीके से अपने अंगों को पुनः विकसित करने में असमर्थ होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह मिश्रण से मेंढक का केवल 24 घंटे इलाज हुआ था। 24 आवर्स इलाज होने के बाद में ट्रीटमेंट उसका कब हुआ था? 24 आवर्स हुआ था, जिससे पैर विकसित होने में 18 महीने लगे। सो देखिए, ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो एक मेंढक था, मेंढक के कटे हुए पैर थे, जिसको दोबारा विकसित किया गया है। तो इससे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि किस तरीके से, देखिए 5 दवाओं का मिक्सचर था जिस पे क्या किया गया है, इसको मिक्सचर जो 5 सॉरी थोड़ा बैक हो गया था, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो 5 दवाओं का मिक्सचर है, तो उसको क्या किया गया है, उसको मिला के और उस तरीके से उसको पुनः विकसित करने में जो असमर्थ होता है मेंढक अपने अंगों को, उसके जो शोधकर्ता हैं उनके मुताबिक एक मिक्सचर से केवल 24 आवर्स ट्रीटमेंट हुआ था उस मेंढक का, और आफ्टर दैन 18 मंथ्स के बाद वो उसके जो पैर थे वो विकसित होने लगे थे। ठीक है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपको इसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, तो जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके कि फिर वह अत्रे, ठीक है, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं वो? सो किस क्षेत्र से रिलेट करती हैं वो? संगीत से। प्रभा किससे रिलेट करती हैं? संगीत से करती हैं प्रभा जी रिलेट। चलिए इसको डिटेल्स में जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। 89 वर्षीय किराना घराने की गायिका प्रभा, तो उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक ही मंच से हिंदी और अंग्रेजी में संगीत पर 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रभा जी हैं, जिनको हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये किससे बिलोंग करती थी। ये एक गायिका थी, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ही मंच से हिंदी और अंग्रेजी में संगीत पे 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो आपको काफ़ी नोट कर लेना है कॉपी में, और आपको अपने माइंड में भी फिट कर लेना है ये बातें। उन्होंने क्या किया था, सुअर में गुरुकुल की स्थापना की। राधेश्याम जो उत्तर प्रदेश है जैसे साहित्य है, मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत जी सिविल सेवा, और कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले उत्तर प्रदेश को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में कि प्रभा जी कौन थी, किससे बिलोंग करती थी। तो ये संगीत से बिलोंग करती थी। इन्होंने कितनी पुस्तकें कि एक ही मंच से इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के संगीत पे 11 पुस्तकें जारी करने का क्या बनाया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सो आपको एक काफ़ी अच्छे से कुछ नॉलेज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।
चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पे 30 साल के विवाद के बाद किस देश के संबंध बहाल किए? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। सो अब आप सोच रहे होंगे चोरी मतलब 30 साल बाद कौन सा विवाद, तो चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। तो डिटेल्स में नहीं जानेंगे तब तक थोड़ी जो हमारी नॉलेज है वो पक्की नहीं होगी। ये बात कर लेते हैं हम लोग इसको डिटेल्स में। देखिए, सऊदी अरब और थाईलैंड ने चोरी के गहने और हथियारों को एक श्रृंखला से जुड़े एक मामले पर 30 साल के विवाद को समाप्त कर दिया है। काफ़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम हो गया कि ये 30 ईयर्स बाद उन्होंने जो विवाद था उसको एकदम समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब में एयरलाइंस ने थाईलैंड के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने की घोषणा की है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओछा द्वारा क्या किया गया है, रियायत की यात्रा के दौरान पूर्ण राजनयिक संबंधों को बहाली हुई। सऊदी अरब से चुराए गए रत्नों में 50 कैरेट जो हुए हैं कि दुर्लभ नीला हीरा था, जो कभी बरामद नहीं हुआ। इस विवाद के कारण व्यापार में भारी गिरावट आई है और थाई प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी का नुकसान हुआ है। सो देखिए, अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने चोरी के रत्न थे, 30 साल बाद उसका विवाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए गए। देखिए, जो मामला था वो सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच का था, लेकिन अब ये जो 30 साल बाद इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। जो सऊदी अरब और थाईलैंड है उसने चोरी के जो गहने हैं, हथियारों को जो एक श्रृंखला से एक जुड़ा मामला था जो 30 साल पुराना है, लेकिन अब उस विवाद को क्या किया है, समाप्त कर दिया गया है। और सऊदी अरब और एयरलाइंस जो थाईलैंड के लिए फिर से सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। सो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओछा, तो इनके द्वारा जो रियाद की यात्रा के दौरान पूर्व जो राजनीय संबंध थी उनकी बहाली हुई है। सो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग। और हाँ, साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो नीला हीरा था, जो सऊदी अरब से चुराए गए रत्नों में एक नीला हीरा था, तो वो कभी बरामद ही नहीं हुआ। और इस विवाद के कारण जो व्यापार था उनका, व्यापार में उनकी काफ़ी गिरावट आई है। और जो थाई प्रवासी के जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लेबर हैं, उनकी नौकरी का भी नुकसान हुआ है श्रमिकों को। ठीक है, सो इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतरिक्ष का वह क्षेत्र कौन सा है जिसके चारों ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप परिक्रमा करता है? तो लैंगिस पॉइंट L2। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया है। और यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में परिक्रमा करेगा जिसे लैंगिस बिंदु, ठीक है, जो लैंगिस पॉइंट है, लैंगिस पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जहां सूर्य और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव घूर्णन जो प्रणाली है उसकी केंद्र कारक बल हो गया, उसके द्वारा संतुलित किया जाता है। और इन बिंदुओं को सबसे पहले इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जो जोसेफ लुई लैंगिस द्वारा सिद्धांतित किया गया था। सो देखिए, ये जो न्यूज़ है ये आपको ये बताती है कि जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है पृथ्वी से लगभग वो कितनी दूरी है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी। सो क्या हुआ है कि वो अंतिम जो गंतव्य है वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष क्षेत्र में परिक्रमा करेगा, सो जो किसके नाम से जाना जाएगा, जिसे लैंगिस पॉइंट के रूप में जाना जाता है। सो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जिन व्यूअर्स को नहीं पता था इसके बारे में, उन्हें भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस देश ने कॉम्पीट्स एक्ट 2020 लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। चलिए हम लोग इसको डिटेल्स में जानते हैं और बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स
ने महत्वाकांक्षी अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमाइंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट ऑफ 2022 या अमेरिका कंपनीज एक्ट 2022 का अनावरण किया। यह प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए एक नए स्टार्टअप वीज़ा के साथ नए क्षेत्र खोलने का प्रस्ताव करता है। यह बिल अमेरिका के सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विनिर्माण में सुधार करने के लिए अनुदान भी प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया है कि जो आपका स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है, ठीक है, स्टार्टअप वीज़ा के साथ नए क्षेत्र खोलने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। ये जो आया है कि अमेरिका कंपीट्स एक्ट 2022, इसमें क्या होगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रीमाइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। आप इसे ये भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि अमेरिका कंपीट्स एक्ट 2022। उसका अनावरण किया गया है और यह प्रतिभाशाली जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक नए स्टार्टअप वीज़ा के साथ नए क्षेत्र खोलने का ये एक प्रस्ताव रखता है। जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये आपके बारे में, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है, कैसे है। इतना आपको बहुत अच्छे से इसमें पता चल गया है। चलिए बात करते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि जो आपूर्ति है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विनिर्माण में सुधार करने के लिए अनुदान भी ये प्रदान करता है। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। ये जो लचीलापन है, विनिर्माण, पुनः निर्माण, जो दोबारा निर्माण करना, उसके सुधार के लिए अनुदान भी प्रदान करता है ये। इसके बारे में काफ़ी अच्छे से होगा। ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, विनिर्माण, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि जो आईआईटी है खंगटपुर, उसमें वैज्ञानिकों की किस बीमारी का पता लगाने के लिए एक क्या किया है, पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया गया है। ओरल कैंसर के बारे में वो बात है, ठीक है। कौन सी बीमारी है वो, ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर क्या होता है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी डिटेल्स में कि आईआईटी जो खंगेरपुर है उसके वैज्ञानिकों ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल रास्ता उपकरण विकसित किया है। प्रति उपकरण अनुमानित लागत $500 के भीतर है। यह नई तकनीकी के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सक को पहली परीक्षा के दौरान संभावित कमज़ोर मामलों में इसका पता लगाने के लिए सक्षम बनाती है। देखिए ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आईआईटी है खंगेरपुर, वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए क्या है, एक डिवाइस को विकसित किया है। ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर है, उसके बारे में पता लगाने के लिए रास्ता उपकरण विकसित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लागत आएगी वो कितनी होगी, $500 के आसपास होगी। इसके बारे में आपको, जो इसकी पहली परीक्षा के दौरान संभावित कमजोर जो मामले हैं उसका पता लगाने के लिए एकदम सक्षम ये बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5 वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। होप कि आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते रहिए कि आप वीडियो को बिना स्किप के देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। और आप जो 5 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाती हूँ, 5 क्वेश्चन के आंसर नंबर वाइज, जैसे कि 1 लिख के आप फर्स्ट का आंसर मुझे बताइए, सेकंड का आंसर, 4 का आंसर, थर्ड का आंसर। इस तरीके से आप मुझे 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर इसको लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप के देख रहे हैं। मैं इतना मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ और फिर आप ऐसे करेंगे तो फिर जो मेहनत मैं कर रही हूँ तो वो तो वेस्ट हो जाएगी। प्लीज़ ऐसा नहीं होने दीजिए। आप इसको क्लास को डेली अटेंड कीजिए। आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी और आपका जो एग्ज़ाम है, जो ड्रीम है, वो कंप्लीट हो पाएगा। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।